सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। ठीक है, तो आज अपने पास कुछ 5 टॉपिक्स रहेंगे। सो अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है नेविगेटिंग हाई इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, सो क्या बोलते हैं इसमें, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आर सेलिंग इन रफ वाटर्स विद द एरा ऑफ लूज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 2020 and 21 ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड along with the excess financial force as its growth in its week। सो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड बात हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक पूरा रिवाइज करा दिया जाए कि अगर आपके प्रीलिम्स या मीन्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे उसको, राइट। कभी भी हिंदू में पिक्चर्स आती है तो मैं उससे वो टॉपिक उठाने की कोशिश करता हूँ जो आपके मेंस या प्री में इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। सो अपन देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी होता है रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक with regards to the use of monetary instruments under its control to achieve the goals specified in the act। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन यूज करता है? सेंट्रल बैंक यूज करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी को यूज करती है, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबी मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका एम, उसका नेचर, ये सारी चीजें पढ़ें, जबकि आप उस टॉपिक को इजीली समझ पाएंगे, राइट। सो व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर अपने ग्रोथ अचीव करनी है तो अपनी प्राइस की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर ज्यादा वॉलेटाइल होगी तो अपना मार्केट इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1930 आरबीआई एक्ट 1934 ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द इन्फ्लेशन टारगेट। सो इसी आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या बोला गया है? 4% +2 -2, मतलब कि 2% to 6% की रेंज के अंदर अंदर इन्फ्लेशन होना चाहिए, टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वंस इन एवरी 5 years। ठीक है, तो ये आरबीआई एक्ट के थ्रू एवरी 5 years में ये गवर्नमेंट कर सकती है। तो अपन ये देख लेते हैं कि चलो अपन थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जाना, थोड़ा सा अपन ने एक्ट के बारे में जान लिया। अपन थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले होता है, अगर मैं आपको बताऊं, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। अगर यूपीसी आपको पूछ दे कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट फिजिकल पॉलिसी का है या ये अपने मॉनेटरी पॉलिसी का, राइट, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। सबसे पहले होता है रेपो रेट। कि रेपो रेट कैसे, रेपो रेट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? बैंक्स को लोन देती है, राइट। मतलब अगर जैसे आप कोई बैंक हो, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे लोन चाहिए, राइट। सो वो आपको लोन प्रोवाइड कर देगा, एक इंटरेस्ट रेट ले लेगा, तो उसको बोलते हैं अपन रेपो रेट। ठीक है, मैं इसमें आपको बेसिक्स ही कवर करूंगा, मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर नहीं करूंगा इसमें। लेकिन अगर आपको सारे टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर पूरी टॉपिक्स बनाने की कोशिश करूंगा। तो अपन वेरियस इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पे आरबीआई इनके पास पैसा रखती है, ये इनको इंटरेस्ट देते रहते हैं, राइट। उसके बाद अपने पास लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये एक अपने पास इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म्स में भी लिखूं तो आप आराम से मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन सकते हैं। बैंक रेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपको पता होना चाहिए, या स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो भी कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप लिक्विडिटी रेशियो कहें तो ही ज्यादा ठीक रहता है क्योंकि उसी नाम से जाना जाता है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ें। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ध्यान नहीं है तो आप थोड़ा सा प्रीलिम्स में डगमगा सकते हैं, राइट। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपन इंस्ट्रूमेंट्स देखें मॉनेटरी पॉलिसी के, कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे आरबीआई यूज करती है उसके ऑब्जेक्टिव सेटल करने के लिए। तो सर इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्या? तो बिल्कुल 2015 में यूपीसी ने इसी से क्वेश्चन पूछ लिया था कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। उसके बाद उन्होंने पूछ लिया था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, तो उन्होंने बताया था बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू।
तो आप जानते हैं कि मैंने आपको बता रखा है कि बैंक रेट होता है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, तो आप इजीली आंसर आउट कर सकते थे उस क्वेश्चन को। पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू कहीं भी उसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप उसको आराम से रिमूव कर सकते थे। तो देखिए अपन ये छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो अपने आने वाले चीज में कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सो ये था कुछ जो मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो लोग मॉनेटरी पॉलिसी से हर साल क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। जैसे कि अभी 2020 में ही उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के ऊपर पूछा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड कोई आर्टिकल आएगा तो मैं उसको भी कवर कर लूंगा, लेकिन मैं आपको बताते जाता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें सोचनी है। अगर आप वो चीज सोच पाएंगे तो आप आराम से फिल्म्स को क्लियर कर पाएंगे, राइट। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है रेजिंग द बार, SCO G20 presidencies offers Delhi opportunity to demonstrate its stature. It must not let bilateral tension cast a shadow. तो ये बता रहा है कि कैसे SCO को वर्क करते रहना चाहिए और G20 को प्रेसिडेंसीज जो मिली है वो दिल्ली को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपना स्ट्रेचर मतलब अपनी चीजें बता पाए, लेकिन बायलेटरल टेंशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, राइट। सो ये टॉपिक अपने को कहाँ रेलेवेंट होता है? तो अपने को ये टॉपिक रेलेवेंट होता है अपना GS2 का टॉपिक, बायलेटरल रीजनल एंड द ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो अगर आपको ये सारी ये ऐसा भी चाहिए कि जब भी मैं आपको एनालिसिस कराऊं तो आपको टॉपिक भी चाहिए कि हाँ हाँ सर मुझे आप टॉपिक भी बता दो कि क्या हम इसको टॉपिक कौन से लिंक करेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इसको डेली रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि SCO के बारे में। तो SCO के मेंबर्स कौन हैं और ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, राइट। तो अगर और अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ इंपॉर्टेंट होगी, राइट। उसके बाद अगर अपन देखें तो SCO के करेंट मेंबर्स कौन कौन है? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये सारे के सारे इसके मेंबर्स हैं, लेकिन ठीक है। और कौन बनने वाला है? ईरान इज सेट टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO इन 2023। अभी ये लीक में है, मतलब अभी तक बने नहीं है, राइट। तो उस चीज का आप ध्यान रखें। तो ठीक है, अपन ने करंट मेंबर्स के बारे में जाना। तो SCO क्या है? अगर थोड़ा SCO के बारे में जाना जाए तो SCO क्या है? एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बस परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ भी करती है, मतलब क्या है ये? तो इट इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये सारी चीजों में डील करते हैं। किस लिए डील करते हैं? इनका एम है पीस, स्टेबिलिटी बनाना, ये सारे के सारे रीजन में जो भी ये SCO को कवर करता है, मतलब राइट। अगर इस एरिया में अपनी स्टेबिलिटी रहेगी तो अपन डेवलपमेंट पे ध्यान आराम से दे पाएंगे, राइट। सो आपको करंट मेंबर्स ध्यान होने चाहिए। UPSC को इससे बहुत प्यार है कि हाँ आपको करंट मेंबर्स ध्यान है करंट ऑर्गेनाइजेशन के या नहीं ध्यान है, राइट। अगर आपको ध्यान नहीं है तो UPSC आपको वहां पे खेल सकती है, राइट। तो उस चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद अपन देखते हैं अपने से और क्या पूछा गया है। अपने से और पूछा जा सकता है कि आपके अगर मेंस में आए तो आप ये बता सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। SCO का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा, राइट, और उसके कुछ परमानेंट सेक्रेटेरिएट्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था कि उसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट जब SCO का टेररिज्म से रिलेटेड कुछ न्यूज में आया था तो मैंने आपको बताया था कि रैट करके एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जो उनका टेररिज्म से डील करता है। तो SCO इस बार काफी न्यूज में रहा है, तो आप जरूर प्रीलिम्स और मेंस के लिए ध्यान रख के जाएं। भले आप 2024 के लिए भी तैयार कर रहे हैं तो भी आप ध्यान रखें क्योंकि SCO फुल न्यूज में, राइट। और G20 की प्रेसिडेंसी अपनी इंडिया में हो रही है, मतलब अपन इंडिया हेड कर रहा है, तो आप जरूर ध्यान रखें। तो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं अपन SCO के कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं उनके, राइट। मैं आपको एक बार क्लीन कर देता हूँ तो आपको एक बार इजीली दिखेगा, ठीक है। तो अपन उसके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना नेबर के बीच में। अगर नेबर्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहेगा तो काफी चीजें इजी हो जाती हैं, राइट। उसके बाद जाके क्या होगा? उसके बाद कॉपरेशन करना कहाँ कहाँ पे? ट्रेड्स में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, टूरिज्म में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। तो ये सारी की सारी चीजों में अपने को कॉपरेशन करना पड़ेगा, राइट।
अपने को टाइज बढ़ानी पड़ेगी, अपने को किस किस में टाइज, अपन एजुकेशन सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, ठीक है, ये सारे सेक्टर्स में मिलके काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने को एक इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने में, क्रिएट करने में मदद करता है एक अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क कर पाती है तो, राइट। तो ये था कुछ एसईओ से रिलेटेड, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि G20 के बारे में क्या बताया गया। तो G20 के अगर यूपीसी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो यूपीसी अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है इसमें से, तो उन्होंने जैसे 2020 में पूछा था तो उन्होंने उसके मेंबर्स पूछ लिए थे कि इसके मेंबर्स कौन कौन है। तो सबसे पहले तो आपको इसके मेंबर्स ध्यान होने चाहिए, राइट। तो G7 अगर आपको पूछ लिया जाए तो कौन कौन होगा, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। G8 में रशिया आ जाता है बस। G20 में कौन कौन आएगा, टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। और ये सारे के सारे कंट्रीज जो मैंने आपको पहले बताया, राइट। तो इन सबको प्लस कर देंगे तो अपना G20 बन जाएगा, राइट। तो आपको करंट मेंबर्स तो ध्यान होनी चाहिए, और करंट मेंबर्स के लिए मेरे पास काफी ट्रिक्स हैं, मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर सकता हूँ उसके लिए, G7 G8 के लिए, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि आपको जरूरत है। तो जैसे कि मैं आपको इसकी भी बता सकता हूँ, गुरुजी अब सीता SSC FCI में काम करती है, ठीक है। तो इससे आप इजीली अपने G20 मेंबर्स को याद कर सकते हैं, राइट। अगर आप इजीली चीजों को याद कर पाएंगे तो आपको दिमाग पे लोड कम डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपन ये देख लेते हैं सर कि G20 बना क्यों, G20 नहीं बनता तो काम नहीं चलता क्या। G20 का एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, परमानेंट है, क्या है, ठीक है। तो G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक है, जो कि 19 कंट्रीज को मिला के और एक यूरोपियन यूनियन को मिला के वर्क करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या सारी की सारी कंट्रीज आती हैं, तो नहीं, इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग नेशंस आते हैं, लेकिन वो सिर्फ 90% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी का रखते हैं, ठीक है। मतलब वर्ल्ड प्रोडक्ट्स का जो भी ट्रेड हो रहा है, 75 to 80% इंटरनेशनल ट्रेड जो भी हो रहा है इन कंट्रीज से ही होता है, ठीक है। लेकिन सर ये बना क्यों, आपने ये नहीं बताया अब तक। तो ये बना इसलिए था क्योंकि G20 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो वहां पे जरूरत पड़ी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इन सारी चीजों को आराम से डील आउट कर पाए, तो इसलिए G20 का स्टार्टिंग हुई थी। तो ये अपन ने पढ़ा कुछ एससीओ और G20 के बारे में। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उसको कहाँ रिलेवेंस कर पाते हो, और आपके लिए आप उसको प्रीलिम्स और मेंस में कैसे यूज कर पाओगे। मैं आपको डेली इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये मैंने अपने पिछले सालों के एक्सपीरियंसेस जब मैंने मेंस दिए हैं तब मैंने सीखा है, ठीक है। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो उसके बाद अपन कहते हैं हीलिंग टफ ऑन रेबल्स, ठीक है। सो फॉर अ ड्यूरेबल एंड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म गवर्नमेंट मस्ट विन हार्ट्स एंड माइंड्स, ठीक है। तो अपने को ये प्रॉब्लम दिख रही है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है अपने यहाँ, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया, गनमैन किल्स 8% इन शॉपिंग मॉल्स इन टेक्सास। सो काफी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब दो दो चीजें आज ही अपने न्यूज़पेपर में आई हैं। तो अपन सबसे पहले जानेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, और अगर गनमैन किल्स तो ये अपने को क्या कहाँ नहीं होता है, ये लून वॉल्फ अटैक से रेलेवेंट हो जाता है, राइट, वुल्फ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, यूपीसी ने इससे क्वेश्चन पूछ रखा है, राइट। सो चलते हैं अपन थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, क्या नहीं होता है, और अपन इसको अपने एग्जाम में कैसे रिलेवेंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस आर द ग्रुप्स दैट ट्राई टू ब्रिंग चेंज थ्रू वायलेंट रिवॉल्यूशन. They are organized democratic institutions and use violence to subvert the democratic process at the ground level. So ये क्या होते हैं, ये मोस्टली वायलेंस का सहारा लेते हैं अपनी बात को रखने के लिए, राइट। तो ठीक है सर, लेकिन ऐसा करते क्यों है? इनको डेवलपमेंट की कमी है या डेवलपमेंट इनके यहाँ प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, तो अपन ये सारी चीज देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर कुछ की डेटा फैक्ट्स भी अपन देखेंगे कि आप अपने मीन्स के आंसर में कैसे यूज कर पाएंगे। मैं आपको जो भी ट्यूटोरियल्स पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको इंट्रो देने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको फैक्ट्स देने की प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको रीजंस देता हूँ, मैं आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देता हूँ, मैं आपको वे फॉरवर्ड्स देता हूँ कि जिससे कि सारा आपका सारा का सारा आंसर उसी टाइम रेडी हो जाए, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस चीज को कैसे अपने एग्जाम से लिंक कर पाएंगे, राइट। तो अपन चलते हैं अपन रीजन से।
तो सबसे पहले ट्राइबल डिस्कंटेंट। तो क्या होता है कि ट्राइबल्स को जब भी अपन कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपन फॉरेस्ट एरियाज में जाते हैं। वहाँ पे अपन को अगर डैम्स बनाने हैं या कुछ भी है, कोई इंडस्ट्री लगानी है माइनिंग की, तो अपन सबसे पहले ट्राइबल डिस्प्लेस होते हैं। ट्राइबल डिस्प्लेस होते हैं, अगर अपन उनको रिहेबिलिट नहीं कर पाते तो वहाँ पे क्या होता है, ट्राइबल डिस्कंटेंट होता है। और ट्राइबल डिस्कंटेंट होता है तो क्या होता है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये अपने लिए एक हार्मफुल रीजन होता है। तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि जब भी अगर अपन कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अपन कैसे उनकी मदद कर पाए, ठीक है, उनको रिहेबिलिट कर पाए। तो वो इजी टारगेट बन जाते हैं मोस्ट के लिए, ट्राइबल्स, ठीक है। मोस्ट माने कि जो नक्सल्स रहते हैं मोस्टली, वो इजीली उनको अपने अंडर ले पाते हैं कि गवर्नमेंट तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर रही है, लेकिन हम तुम्हारे लिए वर्क करेंगे, हम तुमको पैसे देने की कोशिश करेंगे, और वो उनको मनी दे भी देते हैं, राइट। सो अपन देखते हैं कि गैप्स इन द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो अपन ये देखते हैं कि अपने यहाँ काफी क्लास डिवाइड है, ठीक है, काफी डेवलपमेंट वाइज डिवाइडेड है, कि मतलब लाइक काफी जगह तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, काफी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, काफी जगह इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, काफी जगह इंटेलिजेंस बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें एट लास्ट आके अपने को इफेक्ट करती ही करती है, राइट। सो एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटेलिजेंस टू फाइट विद नक्सलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। तो अपन ये देख सकते हैं कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है अपने यहाँ पे, अपने यहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अपन कैसे उनसे डील आउट कर पाए। काफी बार गन्स जो नक्सल के पास होती है वो आर्मी से भी एडवांस होती है। तो आप सोचिए कि अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी प्रॉब्लम है। तो आप सर बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लिया, लेकिन इनके पास गन्स कैसे आती है नक्सल के पास? अगर आर्मी इतनी वो है तो इतनी एडवांस है, फिर भी इनके पास एडवांस गन्स है नक्सल्स के पास। तो इसमें रोल आता है नॉन स्टेट एक्टर्स का, जो कि आपकी नक्सल्स को प्रोवाइड करते हैं गन्स वगैरह या फैसिलिटीज वगैरह, क्यों? डिस्टेबलाइज करने के लिए अपनी कंट्री को, राइट। तो ये अपना GS3 का टॉपिक है। मैंने कोचिंग्स में GS3 पढ़ाया है, इसलिए मुझे अच्छे से टॉपिक आता है, तो मैं आपको भी पढ़ा सकता हूँ। अगर आप चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नो फॉलो अप फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत कम रोल हो जाता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पूरा गवर्नेंस नहीं कर पाता इजीली, क्योंकि गवर्नेंस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को आगे होकर वर्क करना पड़ता है, लेकिन गवर्नेंस वहाँ पे प्रॉपर नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना नहीं चाहता कि रिहेबिलिटेशन कितना हुआ या नहीं हुआ, या किसमें कितना डिस्कंटेंट हुआ, या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी सही चीजें हैं, राइट। सो उसके बाद क्या, नक्सलिज्म को काफी जने एक सोशल इशू मानते हैं, कोई सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। तो ये भी एक परसेप्शन है कि अपन इसको क्या माने, ठीक है। तो अगर अपन इसको प्रॉपर डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं तो अपन उससे फाइट कैसे करेंगे? अगर आप उसको डिफाइन कर पाएंगे तो आप उससे फाइट कर सकते हैं, राइट। सो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। तो अपने को डिफाइन करना पड़ेगा कि अपन इसको कैसे डील आउट कर पाए। तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स निकाले हैं क्या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड? तो हाँ, बिल्कुल निकाले हैं। समाधान डॉक्ट्रिन, समाधान डॉक्ट्रिन क्या है? सबसे पहले एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ठीक है। स्मार्ट लीडरशिप मतलब लीडरशिप अच्छी होगी तो अपन इजीली डील कर पाएंगे। ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मतलब कि आप ये नहीं देखो ये कौन कैसा है, आप अगर आपको हटाना है तो आपको हटाना है। एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, जो भी उनसे डील कर रहे हैं तो आप उनको मोटिवेशन दीजिए, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, राइट। उसके बाद एक्शन, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ठीक है, आप कैसी इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप एक डैशबोर्ड बना सकते हैं कि अपनी किस एरियाज में कितना कम हुआ है, किस एरियाज में कितना बढ़ रहा है, ठीक है। एच फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी को कैसे हार्नेस कर सकते हैं, आपको ये देखना चाहिए, राइट। ए फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, मतलब कि अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लान बनाइए ना, सब जगह वन साइज अप्रोच कोई होती है, तो अलग लोगों को डील करने के लिए एक अलग प्लान होना चाहिए। नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, एन फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, अगर उनके पास अगर उनके पास फाइनेंसिंग की कमी हो जाएगी तो वो कैसे डील आउट कर पाएंगे? तो आप ये देखिए कि आप उनके फाइनेंस को कैसे कट कर सकते हैं। एक नेशनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो कि काउंटर कर पाए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को। तो आपको एक नेशनल स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहिए, एक होलसम पे, और उसके बाद एक छोटे लेवल पे अलग अलग एक्शन प्लान, ठीक है। लेकिन एक होल तो होना ही चाहिए कि हाँ, इस अकॉर्डिंग तो अपन उनको डील कर ही लेंगे, राइट। सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म गोज डाउन, 2009 में इतना था, 2010 में इतना था, 2021 में इतना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना रिडक्शन आया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, राइट।
तो ये डाटा को अपन डायरेक्टली अपन आंसर्स में यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप इस चीज का ध्यान रखें और अपने आंसर्स में इसको यूज करने की कोशिश करें, राइट। क्योंकि जब भी अगर आप भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में एरियाज में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो आप ये सोचिए कि वो आपके लिए रेलेवेंट क्यों है। आपके लिए रेलेवेंट इसलिए क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो आप इस एरियाज में पोस्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको इस एरियाज के बारे में पहले से नहीं पता है तो आप उससे डील आउट कैसे करेंगे, राइट। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको आज मेंस का एक क्वेश्चन भी दिया है जो आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, इंडिया फर्स्ट नेशनल वाटर बॉडी सेंसस। तो देखते हैं अपन की कुछ क्या बोलना चाह रहा है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बॉडी सेंसस, हाउ इज द सेंसस थ्रोन लाइट ऑन द रेनफॉल पैटर्न्स, ठीक है। व्हाट आर द सम ऑफ द शॉर्टकमिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द डाटा कलेक्टेड, thus the data give insight into natural ecosystem and how water bodies sustain them, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें बताई गई है, यही क्वेश्चंस का इन्होंने आंसर आउट करने की कोशिश करी है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि ठीक है, इंडिया इज फेसिंग अ वाटर बॉडी क्राइसिस विद ग्राउंड वाटर डिक्लाइन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स, droughts. In this context, water bodies are important. The first water body census objective was to develop a national database. तो आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या उसके बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कराया था, ठीक है। उसके बाद जाके मैंने आपको वाटर के बारे में थोड़ी चीजें पहले फैक्ट्स बताए थे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पहले, जैसे मैंने वाटर फैक्ट्स के अंदर आपको ग्राउंड वाटर के ऊपर कराया था जिस दिन अपना एक आर्टिकल आया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैं चीजें आपको कराता रहता हूँ क्योंकि वाटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और मोस्टली मेंस में भी 2 साल में एक बार पूछ लेता है, ठीक है। तो अपन थोड़ा वाटर सेंसस के बारे में देख लेते हैं जिससे कि अपन इसको होलसम आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। सो अगर अपन इसको देखने की कोशिश करें तो अपने को क्या बोलता है, सबसे पहले अपने को ये कौन से सिलेबस में लिंक होता है, मतलब अपन वाटर के बारे में पढ़ तो रहे हैं लेकिन अपन इसको कहाँ लिंक करने की कोशिश करेंगे, अपने को ये ध्यान होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वाटर बॉडी होती क्या है, ठीक है। तो ऑल नेचुरल और मेन मेड यूनिट्स बाउंडेड ऑन ऑल साइट्स विद सम और नो मेंशनिंग वर्क यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर फॉर इरिगेशन और अदर पर्पस, लाइक एग्जांपल इंडस्ट्रियल, पिसिकल्चर, डोमेस्टिक ड्रिंकिंग, रिक्रिएशन, रिलीजियस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ये सारी की सारी क्या होती है, वाटर बॉडी एस विल बी ट्रीटेड एज वाटर बॉडीज इन दिस सेंसस। तो ये सारी की सारी बताई गई है कि वाटर बॉडीज में क्या क्या आएगा। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाए कि हाँ ये वाटर बॉडी होती है या नहीं होती तो आप इजीली आंसर आउट कर सकते हैं, राइट। तो अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज है कहाँ। सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज है आपकी वेस्ट बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर असम, फिर झारखंड, फिर तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज किसके पास है, राइट। तो आप ये देखिए कि वाटर बॉडीज टू इंक्रोचमेंट सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय टाइप्स, मतलब कितने टाइप्स की वाटर बॉडीज होती है और उनका कहाँ का कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉन्ड्स पाए जाते हैं, 60% तो अपने यहाँ पॉन्ड्स पाए जाते हैं, 15% टैंक्स पाए जाते हैं, कुछ 1% लेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ रिजर्वर्स पाए जाते हैं, वाटर कंजर्वेशन स्कीम ऑन टैंक्स एंड चेक डैम्स, ठीक है। इसके बाद कुछ अदर्स टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज होती हैं जो अपने यहाँ पाई जाती हैं, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि अगर प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको आंसर आउट कर पाए, राइट। सो अपन देखते हैं कि वाटर बॉडीज ओनरशिप क्या है। पब्लिक में 45% है, 56% वाटर बॉडीज प्राइवेट है, ठीक है। तो ये तो अपने कुछ फैक्ट्स जाने जो आप इजीली आंसर आउट कर सकते थे। आपको इतना फैक्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि नीड क्या है वाटर बॉडी सेंसस की। अगर नहीं होगा तो क्या काम नहीं चलेगा, तो बिल्कुल नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वाटर बॉडी सेंसस होता है तो अपन क्या होगा, एस्टिमेशन कर पाएंगे ग्राउंड वाटर का, ठीक है। अगर अपन ग्राउंड वाटर का एस्टिमेशन कर पाएंगे तो जो अपने ग्राउंड वाटर का डिक्लाइन हो रहा है वो अपन इजीली इंप्रूव कर सकते हैं वापस, राइट। सो और क्या, अटल भूजल योजना क्या हो सकती है। अटल भूजल योजना इससे रिलेटेड काम करती है, ठीक है। अटल भूजल योजना इससे रिलेटेड ही काम करती है, तो इस स्कीम को इससे इंटीग्रेट किया जा सकता है एक होलसम डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपने पास काफी बोरवेल्स जो हैं कि वो फार्म लेवल्स पे रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं,
तो अपन उन पे वर्क कर सकते हैं कि हाँ काफ़ी जगह देखते हैं कि अपन ड्रॉट आता है, तो अगर अपने को ध्यान होगा कि हाँ कहाँ पे वाटर कितना पाया जा सकता है, तो अगर वहाँ पे ड्रॉट है और अपन वहाँ पे जानते हैं कि वाटर सेंसस के अकॉर्डिंग वहाँ पे ग्राउंड वाटर नीचे है, लेकिन वहाँ पे बोरवेल क्रिएट करके पानी दिया जा सकता है, तो अपन वो इजीली वर्क कर पाएंगे, राइट। तो बोरवेल्स बनाने में अपने को मदद होगी, ठीक है। कुल मिला के अपनी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है, राइट। इससे अपने को क्या होगा, प्रधानमंत्री जो फसल मत्स्य संपदा योजना है, ठीक है, उसके लिए अपने लिए काफी हेल्प होगी। तो एक स्कीम सिर्फ अपने को एक जगह हेल्प नहीं करती, वो अपने को काफी सारी जगह हेल्प करने की कोशिश करती है, राइट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राइट। तो चलते हैं अपन अपने सिग्निफिकेंस पे। चलिए ठीक है, अपन ने ये तो नीड देखी कि इसकी नीड क्या थी, ठीक है। अब अपन इसकी सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करते हैं। तो वाटर क्या है, अपने हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेट करता है। अगर वाटर होगा तो काफी सारी चीजें इजी हो सकती है, राइट। और ये क्या है, एक एसेंशियल एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट है अपने डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए, राइट। अगर वाटर ही नहीं होगा तो ह्यूमन लाइफ रह ही नहीं सकती है मोस्टली, राइट। सो अगर अपन इसमें कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ठीक है। उसके बाद जाके अटल भुजा योजना जो मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सारी की सारी स्कीम्स है जिसको अपन अमृत भी कहते हैं। तो ये था कुछ अपना वाटर बॉडीज से रिलेटेड, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए वाटर बॉडीज से रिलेटेड, तो आप इजीली काफी सारी चीजों को आंसर आउट कर पाते हैं, राइट। लेकिन मैं अगर आपको एक चीज बता दूं तो वाटर क्या आता है, वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो आप अगर अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि वाटर में डिस्प्यूट्स क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज जो स्कीम्स बनाती है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है काफी टाइम। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम वर्क नहीं कर पाती, लेकिन काफी टाइम उनको प्रॉब्लम होती है वर्क करने में, राइट। अगर आपको चैलेंजेस बताएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि इंक्रोचमेंट्स कैसे हो सकती हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे लीस्ट वाटर बॉडीज है, तो यहाँ पे आप पानी को कम से कम यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि वाटर बॉडीज पहले से ही कम है। अगर और ज्यादा यूज करेंगे तो वो डिटोरिएट होती जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है फ्रेश डाटा रिजिक्स ड्रैग डाउन 2020 एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैलीज बाय 3 बिलियन। Numbers for February and March were revised by over 10 billion with trade deficit for the year rising 40.8% to $267 billion, a little more than estimated. ये आप ये देखिए कि अपने यहाँ ट्रेड डेफिसिट कितना बड़ा है। This graph shows the month-wise revised exports and imports figure out the last year India merchandise trade numbers for the last 2 years has been revised. अब देखिए अपने यहाँ ट्रेड डेफिसिट कितना बढ़ रहा है, राइट। तो आप इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, फार्म एक्सपोर्ट्स द बिग पिक्चर। India's farm trade was lower in the previous year. Agri exports was powered by marine products, sugarcane, rice, global prices, domestic foods, inflation could be the key factors in the fiscal year. तो आप ये देख सकते हैं कि आपको इसमें अब क्या ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अपने यहाँ कितना इंपोर्ट होता है किस चीजों का, कितना एक्सपोर्ट होता है किस चीजों का, राइट। सर आप ये क्यों बता रहे हैं, ये आप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब भी अपन मेंस या प्री आंसर करने जाते हैं तो अपने को प्री में तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हाँ सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे कौन सी चीज एक्सपोर्ट होती है, राइट। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक फैक्ट दूं तो अपने यहाँ सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या हो सकता है, आप बताएं कमेंट सेक्शन में सबसे पहले। लेकिन अब सबसे पहले इंपोर्ट होता है अपना पेट्रोलियम, फिर अपने गोल्ड, फिर अपन कोल, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फिर टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील। तो ये सारी की सारी चीजें अपन क्या करते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट किससे किससे करते हैं, चाइना, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंट्रीज अपन यहाँ से इंपोर्ट करते हैं मोस्टली, राइट। लेकिन अपन कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं क्या, तो अपन बिल्कुल कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट करते ही होंगे, जब तो अपनी इकोनॉमी ट्रेड डेफिसिट में है, लेकिन पूरी की पूरी ट्रेड डेफिसिट में नहीं है, राइट। तो अपन जब एक्सपोर्ट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपन काफी के सारे जो पेट्रोकेमिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो पेट्रोल से इंस्ट्रूमेंट्स वो बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अपन वो करते हैं। ड्रग फॉर्मुलेशंस, अपन फार्मा मान जाते हैं पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। तो अपन काफी सारा कॉटन के प्रोडक्ट्स करते हैं, मराइन प्रोडक्ट्स अपन एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। गोल्ड एंड मेटल ज्वेलरी जो प्रोसेस्ड हो जाती है उसको अपन एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि
आप किस में एक्सपोर्ट करते हैं, किस में इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, जब भी आपको ये सारी चीज़ें ध्यान होती है तो आप इजीली आंसर आउट कर पाते हैं, राइट। तो ये था कुछ इस आर्टिकल से रिलेटेड। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर अपने को ये सारी चीज़ें अपने को बढ़ानी है, अगर अपने को फॉरेन ट्रेड बढ़ाना है तो अपन अपना फॉरेन ट्रेड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन बताऊं 2020 में पूछा गया, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आप ये देखिए कि डायरेक्ट का डायरेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड इंडिया का क्या स्टेटस है। इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। तो ये बिल्कुल सही है, इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है वो बिल्कुल कम है मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स से, राइट, क्योंकि अपन ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इंडिया's imports of iron and steel chemicals, fertilizer, machinery have decreased in recent years। तो ये सही नहीं है। अपन अभी भी देख रहे हैं कि अपन कितना आयरन स्टील इंपोर्ट करते हैं। मशीनरी मैंने आपको बताया कि अभी भी इंपोर्ट होती है अपने यहाँ पे, राइट। सो इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। तो अपन ये जानते हैं कि ये तो सही बात है कि अपन यहाँ सबसे ज़्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है, राइट। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड अकाउंट डेफिसिट। तो अपन ने अभी देखा कि ट्रेड अकाउंट डेफिसिट तो अपने यहाँ है, तो ये बिल्कुल बात सही हो जाती है, राइट। तो अपना आंसर हो जाता है 134। सेकंड अपन ने देखा कि गलत है, अपने यहाँ पे इंपोर्ट अभी भी है, डिक्रीज नहीं हुआ है, राइट। तो ये था कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड आर्टिकल, अपने कुछ 5 एडिटोरियल्स। अब अपन देखते हैं अपना मेन से रिलेटेड क्वेश्चन। सो अपना मेन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाट स्ट्रेटेजी शुड बी द of Government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in the affected areas। तो आप ये देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। व्हाट स्ट्रेटेजी शुड द गवर्नमेंट, इनको क्या स्ट्रेटेजी उठानी चाहिए कि इस एरियाज में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से डील कर पाए, ठीक है। सेकंड कहता है एलोबरेट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज। तो आप ये देख सकते हैं नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट का क्या डायरेक्ट रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। आप अब ये देखिए, आप इनसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। आप इनसे ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि नेशनल वाटर स्टेट प्रोडक्ट की जगह आपके आ सकता है कि वाटर साइंसेस कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो अपन ने भी आर्टिकल पढ़ा, क्या आर्टिकल पढ़ा था आपने, आपको ध्यान होना चाहिए। जब भी मैं आपको कोई चीज़ बताऊं तो आपको तुरंत रिमाइंड आना चाहिए। देखिए, हीलिंग थ्रू अनरेबल्स फ्रॉम अ ड्यूरेबल एंड टू गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि क्या अपन आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं उससे अपन रिलेट क्या क्वेश्चन बना सकते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो जैसे आप लिविंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो आप इजीली इसके डिटर्मिनेंट्स बता सकते हैं, ईस्टर्न पार्ट में कैसे वर्क कर रहा है वो बता सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि समाधान एक स्ट्रेटेजी है जो कि गवर्नमेंट यूज कर रही है, नेशनल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपन एक होलसम लेवल पे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट की डायरेक्ट आप अपने वे फॉरवर्ड्स में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जब भी आप इनको अपने वे फॉरवर्ड में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो आप डायरेक्टली एक अच्छा आंसर लिख पाते हैं, राइट। सो मिलेंगे अपन कुछ और एडिटोरियल्स के साथ कल, लेकिन उससे पहले आपको अगर टेलीग्राम लिंक से चैनल ज्वाइन करना हो तो आप जरूर कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा इस चैनल के, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट 9 मई को और एडिटोरियल्स के साथ।